हाँ भाई लाओ, शांत है, जाओ और इधर ध्यान दीजिए। सुनो, कल जो अपना टॉपिक था ना वो था ट्रांसलेशन। अच्छा, ऐसे कौन से बच्चे जो ऑनलाइन वीडियो और ना देखें? कमाल की बात है, मतलब चलो अब सुनो भाई, अरे बात नहीं, आज से एक तो तुम्हारी ऑफलाइन चली रही है और एक एक्स्ट्रा वीडियो और चलेगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब की एक एक्स्ट्रा वीडियो और चलेगी जहाँ मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है? समझ? हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन, ऑफलाइन तुम्हारी यहाँ चली रही है एक क्लास कौन से? हाँ नए तो करेंगे, यहाँ नए परसों से चालू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ 2 टॉपिक ही तो बच्चे यहाँ में, ठीक है? सुनो, बात नहीं तो 2 वीडियो चलेंगी है ना, एक में अलग चैप्टर और एक में अलग चैप्टर, समझ रहे? ऑफलाइन तो अलग चैप्टर होगा और ऑनलाइन में अलग चैप्टर होगा, ठीक है? ताकि कोर्स जल्दी कवर हो जाए और बड़ी तरीक़ा से रिवीजन हो जाए तुम्हारो ना। अब सुनो, चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने ट्रांसलेशन के बारे में बात की थी, अनुवादन के बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। पहले समझो या जीन का नियमन को मतलब क्या है, पहले अर्थ समझो, उद्देश्य इस टॉपिक का। सुनिए, जैसे हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं, इन सब कोशिकाओं में एक ही प्रकार का डीएनए होता है ना, और डीएनए के टुकड़ों को आप क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए के टुकड़ों को क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, जो जीन होता है ना, जरूरी नहीं है कि हर अंग के अंदर कोई जीन प्रॉपर रूप से एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब समझिए, जैसे यदि मैं अग्नाशय की बात करूं तो अग्नाशय के अंदर जो कोशिका हैं इनके अंदर डीएनए होगा, यहाँ जीन भी होगा, लेकिन वो जीन हो सकता है आपके लिए कौन सी प्रोटीन बना रहा है? इंसुलिन प्रोटीन। क्या बना रहा है? इंसुलिन प्रोटीन। भाई इंसुलिन प्रोटीन है, एक हार्मोन है मतलब, और जितने भी हार्मोन एंजाइम है वो सब कौन है? प्रोटीन है। तो इस इंसुलिन का फॉर्मेशन कौन करता है? अग्नाशय की कोशिका। भाई अग्नाशय की कोशिका ही तो बनाएंगी। सेम कोशिका हमारे पूरी त्वचा में कहीं भी मान ली, चलिए यकृत में मान लेते हैं ना, ये यकृत की कोशिका है, यकृत की कोशिका में भी सेम डीएनए होगा जो यहाँ पे है, होगा कि नहीं होगा बोलो? तो जीन भी, ये इंसुलिन बनाने वाला जीन भी यहाँ की कोशिकाओं में प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या यकृत के अंदर इंसुलिन बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा बोलो? क्योंकि यहाँ के अंदर जो जीन है ना इंसुलिन बनाने वाला, वो इनएक्टिव है। कैसा है? निष्क्रिय रूप में है, कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है? और यहाँ पे जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है जो पैनक्रियाज में है, वो कैसा है बोलो? वो एक्टिव है, सक्रिय है, समझ रहे? तो इससे एक बात क्या हुई कि जीन जो होते हैं ना, वो हर जीन हर कोशिका में एक्टिवेट नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है, ठीक है? ये सक्रिय वहीं होता है जहां इसका कोई कार्य होता है। जैसे अग्नाशय को इंसुलिन बनानी है तो इंसुलिन बनाने वाला जीन केवल अग्नाशय की कोशिका के अंदर ही कैसा होगा? एक्टिव होगा। बाकी अन्य कोशिकाओं में कैसा होगा? इनएक्टिवेट होगा। कैसा होगा? इनएक्टिवेट। अब सुनना मेरी बात को। अच्छा, जीन क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं ना जीन। अच्छा, प्रोटीन बनाते कैसे हैं? सबसे पहले तो जीन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करता है, अनुलेखन की क्रिया करता है, और बनाता है क्या? अपना स्पेशल एमआरएनए। और वो स्पेशल एमआरएनए उस अंग के लिए स्पेशल क्या बनाता है? प्रोटीन। कौन सी क्रिया के माध्यम से? अनुवादन क्रिया के माध्यम से। ये सिस्टम होता है, ठीक है? अब ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है, ये टॉपिक जरा समझना।
देखो, अभिव्यक्ति का मतलब होता है जब कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस मीन्स अपना जो इसका कार्य है उसको बनाए, वो कार्य करे। मतलब अब देखो कैसे, इंसुलिन अग्नाशय में बना, अग्नाशय में, तो आप यूँ कह सकें कि इंसुलिन बनाने वाले जीन ने अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया है, अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस कर लिया है। और यदि यही कोश का यही जीन यदि हमारे यकृत में है तो वो इंसुलिन नहीं बना रहा है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभिव्यक्त का मतलब है आपका जीन यदि प्रोटीन बना दे, वही तो अभिव्यक्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो एक टॉपिक है आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन। आपको ये देखना है कि कैसे हमारा जीन एक्टिवेट होता है और कैसे हमारा जीन डीएक्टिवेट होता है, मतलब निष्क्रिय होता है। देखो, आवश्यकता पड़ेगी तो हम जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं पड़ेगी तो हमारा जीन कैसा रह सकता है, डीएक्टिवेट रह सकता है। इसी को तो आप रेगुलेशन बोलेंगे। रेगुलेशन या कंट्रोल किसको बोलते हैं? स्टार्ट, आवश्यकता पड़े तो स्टार्ट कर सकें भाई, आवश्यकता पड़े तो वह बंद कर दो, वही तो नियमन होता है। कंट्रोल किसको बोलते हैं आप? नियंत्रण, यही तो बोले करें भाई, नियंत्रण बोलते हैं ना। जैसे हमारा मस्तिष्क है या हमारी चलो पीयूष ग्रंथि मान लीजिए, वो हमारी बाकी ग्रंथियों को क्या करती है, नियमन करती है, कंट्रोल करती है। कैसे? आवश्यकता पड़ेगी किसी ग्रंथि को एक्टिवेट करने की तो पीयूष ग्रंथि उसको एक्टिवेट कर देगी। यदि आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो पीयूष ग्रंथि उसको क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी। तो ये कंट्रोल ही तो हुआ, रेगुलेशन या कंट्रोल ही तो हुआ। तो सेम हमारी बॉडी में भी जो हमारे जीन है ना, वो भी क्या है, रेगुलेट होते रहते हैं, कंट्रोल होते रहते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे वो जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की नियमन पढ़ेंगे। केवल किसमें? जीवाणु में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में। हमारे अंदर की कोई बात नहीं है यूकैरियोट्स में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन समझा था ना, अनुलेखन, सेम या को कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, है ना। वो ये कहता है कि जब जीन या तो प्रोटीन संश्लेषण को क्या कर दे, आरंभ कर दे, या प्रोटीन संश्लेषण को क्या कर दे, बंद कर दे, तो हम इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बोलो जीन का, आवश्यकता पड़ेगी तो तुम वहाँ पे प्रोटीन बनवा रहे हैं, और आवश्यकता नहीं है तो तुम उस पर प्रोटीन संश्लेषण क्या करवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। तो तुमने जीन का कंट्रोल नहीं कर रखा है क्या, रेगुलेशन नहीं हो रहा है। तो यही टॉपिक आज हमको पढ़ना है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से एनसीईआरटी ने एक आपके लिए एग्जाम्पल दिया है कि केवल आपको उसी एग्जाम्पल का सहारा लेकर जीवाणु में जीन का क्या करना है, कंट्रोल करना है बस। ठीक है, और कंट्रोल का मतलब या तो ही प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट कर देगा या प्रोटीन संश्लेषण आवश्यकता पड़ने पर बंद कर देगा। ठीक है, इसी को आप जीन अभिव्यक्ति का नियमन बोलेंगे। अब सुनना टॉपिक को, बहुत सिंपल सा है। देखिए, जैकब और मोनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे। जैकब और मोनार्ड दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवाणु में जीन के नियमन की घटना का अध्ययन किया। एक जीवाणु में जीन का कंट्रोल करके देख रहे हैं ये, और इन्होंने एक मॉडल दिया जिस मॉडल का नाम था ऑपेरॉन। क्या नाम था बोलो? ऑपेरॉन मॉडल। अभी ऑपेरॉन आपको बाद में समझ में आएगा क्या है ऑपेरॉन, जरा ध्यान सुनना। इतना समझिए कि जैकब और मोनार्ड ने प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन को समझाने के लिए एक नमूना, एक सिद्धांत या एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑपेरॉन। क्या बोलते हैं? अब ये ऑपेरॉन क्या है कि कुछ जीनों का ऐसा समूह जो हमारे लिए कोई ना कोई क्या करे, कार्य करे, या वे सब एक इकाई के रूप में कार्य करें, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये ऑपेरॉन कौन है। अरे जिस प्रकार आपने अनुलेखन इकाई नहीं पढ़ी थी क्या, जिसमें प्रमोटर जो उन्नायक संरचनात्मक जीन और वो थे, तो सेम हमारा
कौन है? वो है ओपेरॉन। अब एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने, तब आपको समझ में आएगा। सुनिए, देखो ठीक है भाई, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? समझना ध्यान से। यह एक डीएन जीन है। कौन है? जीन है ना। अच्छा, इस जीन को मैं एक ओपेरॉन नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? क्योंकि जैकब मोनार्ड ने इस घटना को समझाने के लिए एक ओपेरॉन नाम दिया था। ठीक है, तो मैं इसको भी ओपेरॉन कह रहा हूं। तो इस ओपेरॉन में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। ओपेरॉन में निम्न संरचनाएं। अब संरचनाएं कौन? जिस प्रकार अनुलेखन इकाई में 3 स्ट्रक्चर थी ना, सेम उसी प्रकार हमारे ओपेरॉन में भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी संरचनाएं वो देखना है। एक होता है यहाँ पर प्रमोटर, वही प्रमोटर जो आपके ट्रांसक्रिप्शन में था। और प्रमोटर का काम क्या था बोलो? प्रमोटर का काम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो उस प्रमोटर पे बैठ के ही तो कार्य करता था, आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रमोटर, वही प्रमोटर यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए ये है प्रमोटर, ये रहा, तो इसको मैं प्रमोटर कह सकता हूं भाई। ठीक है, तो एक भाग तो होता है ओपेरॉन का, कौन? प्रमोटर। दूसरा भाग इसके जस्ट पास में होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेटर है, ये वाला जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है ना, ये ऑपरेटर होता है भाई, जिसको आप प्रचालक जीन भी कह सकते हैं। ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर वो पार्ट होता है जीन का जहां से आपके अनुलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, या इसको कंट्रोल करता है अनुलेखन की क्रिया को। देखो, प्रमोटर तो वो पार्ट है जहां आपका कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अरे आपको अनुलेखन ही करना है, और अनुलेखन में आप डीएनए की श्रृंखला से क्या बनाएंगे? आरएनए। क्या बनाएंगे? तो आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ना चाहिए क्या? बोलो, चाहिए ना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो मैंने जब आपको अनुलेखन की क्रिया बताई थी तो क्या कहा था कि अनुलेखन की प्रक्रिया में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो किससे बंधन बनाता है? प्रमोटर से। बताया था ना। ठीक है, तो ये वही प्रमोटर है, सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। तो ये प्रमोटर है, और इस प्रमोटर के पास होता है ऑपरेटर। और ऑपरेटर, जिसको आप प्रचालक बोलते हैं, वो एक ऐसा पार्ट है जो इस प्रक्रिया को कंट्रोल करेगा कि मुझे अनुलेखन करवाना है या नहीं करवाना। समझ गए? तो वो पार्ट है कौन सा? ऑपरेटर। 2 पार्ट हो गए, है ना। एक इसमें क्या होता है? एक इसमें होता है दमनकारी जीन या रिप्रेसर पार्ट, रेगुलेटर जिसको बोल सकते हैं, है ना। नियामक जीन लिखा हुआ है आपके, नियामक जीन। तो यहां पे देखो, ये प्रमोटर दिख रहा है आपको, तो प्रमोटर के इधर वाला पार्ट जो होता है ना, वो नियामक जीन होता है, जिसको आप आई से शो कर सकते हैं। ये है नियामक जीन। ठीक है, ये दूसरा जीन है ये। तो जब ये नियामक जीन है ना, तो यहां पे भी एक प्रमोटर होगा, दूसरा प्रमोटर। ये दूसरा प्रमोटर है भाई, ये वाला, ये दूसरा प्रमोटर है। फिर ये कौन सा जीन है? नियामक जीन। और ये नियामक जीन कंप्लीट हो गया तो फिर एक प्रमोटर आ गया, फिर ये कौन आ गया? ऑपरेटर। और अब जो आपको 3 कलर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरा की पूरा, ध्यान दे ले इधर, ये पूरा की पूरा पार्ट होता है संरचनात्मक जीन। कौन होता है? अरे यही संरचनात्मक जीन भी तो था अपने उसमें अनुलेखन इकाई में, नहीं था क्या? थोड़ा सा डिफरेंट है बस। अब सुनो,
अब ये जो संरचना आपको टोटल दिखाई दे रही है ना, अब ये संरचनात्मक जीन आपके 3 होते हैं, 3 संरचनात्मक जीन है। याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि जीवाणुओं में तो होता है पॉलीसिस्टोनिक प्रकार का संरचनात्मक जीन, और यूकैरियोट्स में होता है मोनोसिस्टोनिक प्रकार का संरचनात्मक जीन। अंतर समझो, ये प्रोकैरियोट्स में तो पढ़ रहे हैं, तो पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन वो होता है जो एक से अधिक एमआरएनए बनाए। तो इसमें कितने संरचनात्मक जीन है बोलो? 3। तो 3 क्या बनेंगे आपके लिए? एमआरएनए, और तीनों एमआरएनए से 3 क्या बनेंगी आगे चल के? प्रोटीन। क्या बनेंगी? तो या तो तुम पॉलीसिस्टोनिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यदि मैं इस पूरी संरचना से केवल एक सिंपल आरएनए बनाता हूं तो ये किस प्रकार का होता बोलो फिर? मोनोसिस्टोनिक होता। कैसा होता? तो ये अंतर है मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक में। पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन तो वो होता है जो एक से अधिक एमआरएनए बनाए, अलग अलग एमआरएनए अलग अलग प्रोटीन बनावे, समझ गए। और मोनोसिस्टोनिक वो है जो केवल एक ही प्रोटीन का निर्माण करे बस, या एक ही एमआरएनए बनाए। तो हम जीवाणु में देख रहे हैं, तो जीवाणु में तो भाई पॉलीसिस्टोनिक होता है। क्या होता है? अब सुनो, अब यहां पर ये 3 जीन है, इसको मैं बोलता हूं जेड जीन, इसको मैं बोलता हूं वाई जीन, और इसको मैं बोलता हूं ए जीन। संरचनात्मक जीन है, मतलब ये वैसे जीन नहीं है, ये पार्ट है संरचनात्मक जीन के केवल, ठीक है। तो 3 प्रकार के एमआरएनए बनाएगा, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब उसने लिखा हुआ है कि भाई जो जेड जीन है ना, जेड जीन वो तो आपके लिए बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो वाई जीन है वो आपके लिए बनाता है परमिएज, परमिएज नाम की प्रोटीन, और जो ए है वो बनाता है आपके लिए ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज नाम के जीन या प्रोटीन। मतलब ये 3 प्रकार के एमआरएनए बनाएगा, छोटे छोटे, एक एमआरएनए, सेकंड एमआरएनए और थर्ड एमआरएनए। और ये तीनों एमआरएनए आगे चल के आपके लिए क्या बनाएंगे? 3 प्रकार की प्रोटीन। एक देखो जेड जीन जो है वो तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, अभी बताऊंगा इनके बारे में कि क्या काम करेंगे। वाई जीन है वो परमिएज बनाएगा, और ए है वो ट्रांस एसिटिलेज बनाएगा, ठीक है। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर है ना वो है संरचनात्मक जीन। क्या है? सॉरी, क्या बोला मैंने? ऑपेरॉन। क्या है ये? ऑपेरॉन। समझ गए ऑपेरॉन? देखो ऑपेरॉन जो होता है ना उसमें 4 पार्ट होते हैं ऑपेरॉन के, 4 भाग। कितने भाग बोलो? अब देखो भाग, सबसे पहला भाग प्रमोटर। अच्छा, प्रमोटर क्या होता है बोलो? ये वो पार्ट होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा, क्योंकि तभी तो अनुलेखन करेगा। एक होता है कौन? और ऑपरेटर वो पार्ट है जो अनुलेखन की क्रिया को कंट्रोल करता है, और जो दमनकारी एमआरएनए होगा ना, दमनकारी। अच्छा, दमनकारी, दमन करने का, दमन का क्या मतलब होता है बोलो? नष्ट करना। दमन का क्या मतलब है? नष्ट करना। तो दमनकारी जो पार्ट है वो किससे आके जुड़ता है? ऑपरेटर से आके जुड़ता है। इसका अहम रोल है, बताऊंगा आपको। 2 पार्ट हो गए। तीसरा क्या है बोलो? संरचनात्मक जीन। तो संरचनात्मक जीन के 3 पार्ट हैं, जेड, वाई और ए। फिर इनके बारे में लिखा हुआ है आगे चल के कि जेड इसका निर्माण करता है, वाई इसका और ए इसका, ठीक है। ये तीनों 3 प्रोटीन है या एंजाइम इनको आप बोल सकते हैं। और एक होता है कौन? नियामक जीन। कौन होता है? और ये नियामक जीन है ना वो अपना खुद का अलग से एमआरएनए बनाएगा और खुद की अलग से प्रोटीन बनाएगा, नियामक प्रोटीन, जो अनुलेखन की क्रिया को क्या करती है? बंद करती है। हमेशा क्या करती है? बंद करती है, ठीक है। तो फिलहाल आप एक बार इनको पढ़ के देखो, संरचनात्मक जीन को देखो एक बार। ऑपेरॉन को पढ़ना है केवल अभी। ये पूरा की पूरा पार्ट क्या है? एक ऑपेरॉन है। कौन है ये? अब जरा पॉइंट पे आइए, अपने टॉपिक पे आइए, सुनना आप जरा ध्यान से। देखो अब ये तो जैकब और मोनार्ड ने पहले तो ऑपेरॉन के बारे में बताया था कि भाई ये ऑपेरॉन है ना। अब अपने आंसर पे हम चलते हैं, अपने टॉपिक पे हम चलते हैं।
जैकब और मोनार्ड ने एक इकोलाई जीवाणु पे अपना प्रयोग किया था, इकोलाई जीवाणु पे, है ना। और इकोलाई जीवाणु में क्या देखा, जरा ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए ये आपका इकोलाई जीवाणु है, इकोलाई जीवाणु मतलब संवर्धन कर रहे हैं हम इकोलाई जीवाणु का, तो ये अपने इकोलाई जीवाणु है भाई, जिनका हम संवर्धन कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, इकोलाई जीवाणु का मुख्य भोजन होता है ग्लूकोज। कौन होता है? अब सुनना, नेचुरली इसको हमेशा ग्लूकोज चाहिए, मतलब प्राकृतिक रूप से हमेशा जो इकोलाई है वो अपने भोजन के रूप में किसको लेता है? ग्लूकोज को लेता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए इसके पास ऑलरेडी एंजाइम होंगे, क्योंकि ये जन्म से ग्लूकोज का अब ग्लूकोज को ही लेता आया है भोजन के रूप में। समझ रहे ना? ध्यान सुनना इस बात को। इकोलाई जीवाणु जिसका मुख्य भोजन ग्लूकोज मान लेते हैं, ठीक है, यदि हम इसको ग्लूकोज देते हैं ना, तो ये ग्लूकोज को आसानी से कन्वर्ट करके क्या बना लेता है? अपने लिए एनर्जी बना लेता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि वातावरण में ग्लूकोज हो गया पूरा खत्म, वातावरण में, कहने का मतलब है हमने इसको ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड कराया और हमने कृत्रिम रूप से इसको ग्लूकोज के स्थान पे दे दिया लैक्टोज। क्या दे दिया बोलो? अच्छा, लैक्टोज एक टिपिकल संरचना है ना ग्लूकोज की तुलना में। अरे लैक्टोज कठिन सैकेराइड है, जो बाको सरल रूप ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं। लैक्टोज सरल तो नहीं है ना, उसका डाइजेशन होना आवश्यक है ना लैक्टोज का, और जब तक लैक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तब तक वो उसके लिए एनर्जी नहीं बनाएगी। समझो आप मेरी बात है। अरे इकोलाई जीवाणु को डायरेक्ट क्या मिल जाता था? ग्लूकोज, तो ये उससे डायरेक्ट एनर्जी बना देता है। लेकिन यदि आप इसको ग्लूकोज ना दे के क्या चीज़ दे दें? लैक्टोज, तो लैक्टोज को पचाना पड़ेगा इसको, लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा? इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट करने के लिए इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बोलो? पाचक एंजाइम की। अरे कोई चीज़ें तुम पचाएंगे तो वाकू पाचक एंजाइम ना चाहिए का? अब ये एक बात बताओ, क्या इस इकोलाई के अंदर पाचक एंजाइम होंगे क्या? नहीं। अरे नहीं है इसके पास पाचक एंजाइम। क्यों? क्योंकि इसने आज तक कभी लैक्टोज को लिया ही नहीं है, तो क्यों जरूरत पड़ेगी इसको? समझो आप मेरी बात है। जब इसके अंदर लैक्टोज गया ही नहीं तो इसके लिए पाचक जो एंजाइम थे उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना? पड़ेगी क्या आवश्यकता बोलो? नहीं पड़ेगी ना। तो ये इकोलाई जीवाणु को यदि हम लैक्टोज प्रोवाइड कराएं भोजन के रूप में, ठीक है, तो क्या होता है? इसके अंदर पाचक एंजाइम नहीं है इसको पचाने के, लेकिन वो संरचना जरूर मौजूद है, संरचना तो मौजूद है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। केवल क्या नहीं है? एक्टिवेट नहीं है। तो यदि लैक्टोज का भोजन यदि आप इकोलाई को करा रहे हैं या इकोलाई को लैक्टोज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इकोलाई के अंदर लैक्टोज को कन्वर्ट करने वाले पाचक एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? चाहिए ना। और एंजाइम कौन है? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनते हैं? एमआरएनए से। किससे? तो आपको विशिष्ट प्रकार का एमआरएनए बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? पड़ेगा ना। अब सुनो, ध्यान सुनना। अब दो कंडीशन है। एक तो वो कंडीशन जब लैक्टोज क्या हो जीवाणु के अंदर अनुपस्थित, और एक कंडीशन जब लैक्टोज क्या हो आपके जीवाणु के अंदर उपस्थित। दो कंडीशन है, ध्यान से सुनना। एक बात मुझे बताओ, जब जीवाणु के अंदर, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज दिख रहा है आपको? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक प्रकार का एंजाइम है। ये कौन है? ये और ये वो एंजाइम है जो आपके लैक्टोज का क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है बोलो? लैक्टोज का क्या करता है? पाचन। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब ये जीनी तो है एक प्रकार का, तो इसके अंदर मौजूद तो है ये, लेकिन जब इसको लैक्टोज दिया ही नहीं जा रहा है तो इस एंजाइम को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी कैसे? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्यों नहीं बनाते ये?
क्योंकि इस प्रक्रिया को करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। समझो आप मेरी बात है। यदि ये इकोलाई जीवाणु अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मली यदि इस एंजाइम को बनाएगा तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये क्या सोचता है कि जब मैं लैक्टोज ले ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्यों बनाऊँ इस एंजाइम को, क्यों अपनी एनर्जी लॉस करूँ। बोलो ये ऐसा ही तो करेगा, ये नहीं आई बात समझ में। इकोलाई जीवाणु जब लैक्टोज ले ही नहीं रहा है तो इसको पचाने वाले एंजाइम की कोई आवश्यकता पड़ेगी क्या, उसको नहीं पड़ेगी ना। तो वो अपनी एनर्जी क्यों लॉस्ट करेगा ऐसे ही। तो वो पता है क्या करता है, अब जरूरी ये है कि जब वो लैक्टोज नहीं ले रहा है तो कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी क्रिया होगी इसकी बॉडी के अंदर जिससे किसका फॉर्मेशन नहीं हो, इन एंजाइम का निर्माण नहीं हो, तभी तो इसकी एनर्जी बचेगी भाई। ठीक है, तो ये क्या करता है अपने अंदर, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यदि ये, अब यो मानो आप कि ये जीन कैसा है, इनएक्टिवेट है, इसको आपको क्या करना है, बोलो इनएक्टिवेट करना है। सुनो कंडीशन क्या है कि आपके पास एक इकोलाई जीवाणु है और उसके लिए आप लैक्टोज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, अभी लैक्टोज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, मतलब लैक्टोज की क्या है, बोलो अनुपस्थिति है। क्या है, तो जब लैक्टोज की अनुपस्थिति होगी तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और ये बनाएगा इसलिए नहीं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जिससे इसका क्या नहीं हो पाए, संश्लेषण नहीं हो पाए। तो ये कैसे प्रक्रिया अपनाता है वो समझना है केवल आपको। देखिए ये प्रमोटर है, प्रमोटर है ना, प्रमोटर। तो कोई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर पे जुड़ जाता है और यहाँ से ये इसकी क्या करता है, अनुलेखन क्रिया। अरे ये अलग से खंड है, नियामक जीन जिसको मैं कह रहा हूँ, ये अलग खंड है। ठीक है, तो प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज इस जीन का क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन करेगा। और अनुलेखन जब ये करेगा ना तो इससे एक क्या बनेगा, बोलो एक एमआरएनए बनेगा ना, इससे बनेगा ना, एमआरएनए बनेगा ना। और ये एमआरएनए आगे चल के क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, अब ये जो प्रोटीन बनी है ना, इस प्रोटीन का नाम है दमनकारी प्रोटीन। क्या नाम है, बोलो दमनकारी प्रोटीन। अच्छा, दमनकारी प्रोटीन बन गई कौन से जीन से, बोलो नियामक जीन से। कौन से जीन से, कैसे बनी, सिंपल वही तरीका है, अनुलेखन करना है आपको। ये प्रमोटर रहा, इससे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, ये नियामक जीन था, और इस जीन का जब इसने कूट लेखन किया, अनुलेखन किया, तो एक अलग एमआरएनए बनाया। और इस आई जीन का जो एमआरएनए बनता है ना, आई जीन से, वो किस प्रकार की प्रोटीन बनाता है, एक मतलब नष्ट करने वाली प्रोटीन। दमनकारी क्यों नाम है वो समझिए। अब ये दमनकारी प्रोटीन, ध्यान से सुनना, अब ये दमनकारी प्रोटीन यहां से चलकर इस ऑपरेटर पे जुड़ जाती है। किस पे जुड़ जाती है, बोलो समझो आप मेरी बात है, ऑपरेटर पे जुड़ गई ना, कौन, अब बताऊं मैं आपको क्या होता है। अब ये भी तो ऑपरेटर है, वो सॉरी प्रमोटर है, तो यहां प्रमोटर पे कौन जुड़ेगा, कोई आरएनए पॉलीमरेज। ये मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज है जो किसकी शुरुआत करना चाह रहा है, अनुलेखन। लेकिन इसने क्या देखा कि ये तो यहां पे जुड़ गया, अब इसके आगे कौन बैठा हुआ है, बोलो दमनकारी प्रोटीन। कौन है, मतलब इसके आगे ऑपरेटर है, और उस ऑपरेटर को बांध दिया है, इस ऑपरेटर को बंद कर लिया है, पकड़ लिया है किसने, दमनकारी प्रोटीन ने। तो आरएनए पॉलीमरेज इस दमनकारी प्रोटीन की वजह से आगे, और जब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बोलो क्या ये ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, अनुलेखन करेगा क्या, बोलो। तो अब अनुलेखन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद रह जाएगी, मतलब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। समझ में आई बात। अच्छा, ऐसा कब हो रहा है, जब ई कोलाई के अंदर क्या नहीं है, लैक्टोज नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि ये एंजाइम वो है जो ये ऑपेरॉन वो है
या ये जीन वो है जो कौन से एंजाइम का निर्माण करेगी, जो लैक्टोज को पचाए। केवल किसको? अरे भाई, हर चीज को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम नहीं होते हैं क्या? तो लैक्टोज को पचाने के लिए एक एंजाइम है यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है तो प्रोटीन ही। एक बात बताओ, जब तुम्हारे ई कोलाई के अंदर लैक्टोज है ही नहीं तो इस एंजाइम की बनाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको? नहीं पड़ेगी ना। बनाना चाहिए, अभी ना बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि लैक्टोज है ही ना तो क्यों बनाएंगे हम यार। ठीक है, अब ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रकृति में मतलब ई कोलाई के अंदर ये प्रेजेंट तो होते हैं, तो भाई हो सकता है ये अपने आप बनते रहें। तो प्रकृति ने क्या किया, इसको बंद करने के लिए सिस्टम अपनाया था। ठीक है, ये सिस्टम होता है इस जीवाणु के अंदर। अब सुनो, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको लैक्टोज प्रोवाइड किया। क्या किया? अब ई कोलाई के अंदर क्या आ गया बोलो? अब ई कोलाई को पता चला यार मेरे अंदर तो लैक्टोज है, मुझे तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और अब डाइजेस्ट करने के लिए इसको कौन की आवश्यकता पड़ेगी बोलो? पाचक एंजाइम की। कौन से की? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। अब प्रक्रिया क्या होगी इसके अंदर वो समझो, बहुत सिंपल है। देखो, अब इतना होगा कि दमनकारी प्रोटीन तो अपना काम करेगा, है ना। तो ये प्रमोटर से नियामक जीन से एक एमआरएनए बना और एक दमनकारी प्रोटीन बना। थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, क्या कि जो लैक्टोज इसकी बॉडी के अंदर आया ना, लैक्टोज, उस लैक्टोज का ही कुछ पार्ट इस दमनकारी प्रोटीन को पकड़ लेता है। समझो आप मेरी बात है। दमनकारी प्रोटीन वो पार्ट है जो किससे जाके जुड़ जाता है? ऑपरेटर से। और कौन सी प्रक्रिया को रोकता है? अनुलेखन की क्रिया को रोकता है ना। तो जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर लैक्टोज आएगा ना, तो लैक्टोज क्या करता है, इस दमनकारी प्रोटीन को यहीं पे क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? अब जब दमनकारी प्रोटीन यहीं पे निष्क्रिय हो जाएगी, तो अब बताओ क्या दमनकारी प्रोटीन इस ऑपरेटर को जुड़ पाएगी क्या इस पे? और नहीं जुड़ेगी ना। और नहीं जुड़ेगी तो आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? संश्लेषण कर देगा। और संश्लेषण करेगा तो क्या बन जाएगा आपके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन जाएगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, जो लैक्टोज है उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और उसमें हो जाएगी पाचन की क्रिया। समझ में आई बात? तो बोलो, ये जीन ही तो था, जीन। तो जीन को आपने कंट्रोल किया, यहाँ पे आवश्यकता पड़ी तो हमने इसको क्या कर दिया था बोलो? बंद। और आवश्यकता पड़ी कि भाई अब हमें जीन चाहिए या एंजाइम चाहिए, तो दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। इसी को तो आप जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। ठीक है, कि या तो जीन प्रोटीन का संश्लेषण आरंभ कर देगा, या जीन आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन संश्लेषण क्या कर देगा? बंद। तो देखो, जब लैक्टोज नहीं थी जीवाणु के अंदर, तब तो हमने इस प्रोटीन संश्लेषण को रोक दिया था, है ना। और जब इसकी आवश्यकता पड़ी, या जीवाणु के अंदर जब लैक्टोज था, तो इसको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए था उसको बनाने के लिए हमने क्या किया? फिर इस प्रक्रिया को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आप कहते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर यार रिवाइज कराऊंगा। एक बार देखो, थ्योरी पढ़ो या कि बस लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति पढ़ो। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। समझ में आई बात? अब एक बार मैं रिवाइज करा दूं, अब ध्यान से सुनना मुझे। देखिए, वो ये कहता है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर या सजीव की बॉडी के अंदर जो जीन है ना, अब जरूरी नहीं है कि सब की सब जीन क्या हो? एक्टिवेट हो। देखो, हर जीन लगभग हर अंग की कोशिका में पाया जाए, लेकिन जिस अंग का कोई स्पेशल काम है उसी जगह पे वो जीन क्या होता है? एक्टिवेट होता है। अन्यथा और कोशिकाओं में वो कैसा रहेगा? इनएक्टिवेट रहेगा। समझ गए? ये सिंपल सी प्रोसेस है। अच्छा, उसने एक बात कही कि आप जीन अभिव्यक्ति का नियमन को समझाइए। कंट्रोल बताओ, जीन को कंट्रोल कैसे हुआ है? मतलब जीन अपने आप को व्यक्त कब कर पाता है और कब व्यक्त नहीं कर पाता। तो उसने कहा कि यदि कोई जीन आवश्यकता पड़ने पर या तो प्रोटीन के संश्लेषण बंद कर दे,
या प्रोटीन के संश्लेषण है आरंभ कर दे, तो हम इसी को क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट जेकब और मोनार्ड ने समझाया था। कौन सा मॉडल देखें बोलो, ऑपेरॉन। क्या दिया था उन्होंने, अब फिर उसने इसका नाम दिया लेक ऑपेरॉन। लेक ऑपेरॉन क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना इकोलाई जीवाणु पे, तो लैक्टोज के अपचय की क्रिया को लेकर किया था, लैक्टोज के पाचन को, तो इसलिए हम इस ऑपेरॉन को क्या नाम दे सकते हैं, लेक ऑपेरॉन। क्या दे सकते हैं, अब वो बताते हैं कि जो ये ऑपेरॉन है ना, इसके भाई 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, अब पार्ट कौन कौन से, सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट कर दूं कि एक तो नियामक जीन होता है। अब बोलो नियामक जीन होता है कि नहीं होता, ये वो पार्ट है जो एक ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिसे आप दमनकारी प्रोटीन बोलेंगे। दमनकारी प्रोटीन बोलेंगे जो ऑपरेटर से जुड़ के अनुलेखन की क्रिया को क्या करवाता है, बोलो बंद करवाता है। तो नियामक जीन समझ गए हम। एक होता है हमारे पास कौन, प्रमोटर को तो हम जानते ही हैं कि ये वो पार्ट होता है जहां आपका कौन सा एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। और एक कौन है बोलो, ऑपरेटर वो पार्ट है जो अनुलेखन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और जो दमनकारी प्रोटीन है ना, वो इसी भाग से आके जुड़ती है। और एक कौन है, संरचनात्मक जीन। अब संरचनात्मक जीन तो वो है जो अनुलेखन कराएगा, अरे जिस पे प्रोटीन की जिस पे आपकी एमआरएनए की श्रृंखला बनेगी वही तो संरचनात्मक जीन होता है। वो ये कहता है कि प्रोकैरियोट्स में जो ये संरचनात्मक जीन है ना, वो 3 है, एक जेड, एक वाई और एक ए। समझ गए, जेड बनाएगा आपके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाएगा परमिएज और ए बनाएगा ट्रांस एसिटिलेज। ये तीनों की तीनों जो एंजाइम आपको दिख रहे हैं ना, ये लैक्टोज का पाचन करने में मदद करते हैं। किसमें, ठीक है। अब सुनो, यह एक ऑपेरॉन है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, बोलो जीवाणु के अंदर, इकोलाई जीवाणु के अंदर। अब उसने 2 कंडीशन दी, चलो ठीक है, आप बताओ कि आपका जो इकोलाई जीवाणु है उसमें लैक्टोज नहीं है। अब लैक्टोज नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, यार लैक्टोज नहीं है ना, तो क्यों बनाएं इसके एंजाइमों को, बोलो उसमें एनर्जी क्यों लॉस्ट करें। अरे जब हमें लैक्टोज को पचाना ही नहीं है तो हम क्यों एनर्जी लॉस्ट करेंगे, समझ रहे ना। तो ये क्या होता है, ये वाला ऑपेरॉन या जो जीन होता है ना, जो आई जीन है वो अपना खुद का एक एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए एक प्रकार की कौन सी प्रोटीन बनाएगा, और ये दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ जाएगी, तो अनुलेखन की क्रिया नहीं हो पाएगी। और अनुलेखन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा ना, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो इस प्रकार के एंजाइम नहीं बनेंगे। अब एनर्जी लॉस नहीं हुई उसकी, जीवाणु के अंदर प्रेजेंट है ये, लेकिन जब लैक्टोज का काम ही नहीं है तो क्यों इस क्रिया को करेगा वो, ठीक है। तो अब प्रोटीन की संश्लेषण बंद हो चुका है ना, इनका बंद है ना। अब सुनिए, कोई कारणवश यदि उसकी बॉडी में लैक्टोज आ जाए, क्या आ जाए, तो अब तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा उसको। तो अब क्या होता है कि जो लैक्टोज है ना, देखो आई जीन तो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी दमनकारी प्रोटीन बना लेगा, ठीक है, लेकिन लैक्टोज इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और जैसे ही लैक्टोज इसको पकड़ लेता है ना, इसको निष्क्रिय कर देता है, या आप यूँ मानो इसको ऐसी संरचना में बदल देगा जो किससे नहीं जुड़ पाएगा। और यदि ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ा तो आपका ऑपरेटर खाली, और ऑपरेटर खाली है तो प्रमोटर पर जुड़ा हुआ आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों जीनों पर चलकर क्या बनाएगा, स्पेशल एमआरएनए बनाएगा। बोलो, इनके स्पेशल एमआरएनए बनाएगा, और इनके स्पेशल एमआरएनए बन जाएंगे तो ये तीनों क्या बना लेंगे, आगे अपनी प्रोटीन बनाएंगे, और लैक्टोज का क्या करेंगे, बोलो पाचन करेंगे। क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ठीक है। आपके लिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, बोर्ड एग्जाम में, तो केवल लैक ऑपेरॉन के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा, लैक ऑपेरॉन। या आपसे पूछ सकता है कि ऑपेरॉन की संरचना को समझाइए, ऑपेरॉन की संरचना है, तो तुम्हें क्या करना है, ऑपेरॉन के 4 पार्ट लिखने और ई वाला डायग्राम बनाना हो, बस समझ गए, ये ऑपेरॉन है। तो ये टॉपिक है, अब पढ़ो, मैं 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद ही पूछ रहा हूँ तुम तैयार, बाकी बातें कल।
जाके किताब में तो डायग्राम बना लेना, बुक में बने हुए ना डायग्राम, वो डायग्राम आपको बना लेना है।